नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट, हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। दोस्तों कल जैसा कि आपको मालूम था, हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था दोस्तों। आज हम लोग जैव विविधता के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आज ये जैव विविधता की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर दोस्तों दूसरी क्लास देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में कुछ बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस और यूसी नेट का। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप पहले हम जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। जैसे दोस्तों अगर कल जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो यानी कि जैविक विविधता या जैव विविधता पौधे, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेषताएं जैव विविधता कहलाती हैं। जैव विविधता हमारे ग्रह पर सभी जीवित चीजों से बनी है। यह सभी तरह के जीवन को समाहित करती है, जिसे कि अरबों सालों का विकास से आकर दिया गया है दोस्तों। यानी कि जैव विविधता क्या होती है दोस्तों? यानी जैव विविधता यानी कि जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? जैव विविधता कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि संरक्षण। अब हम जानेंगे दोस्तों संरक्षण के बारे में, थोड़ा सा जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो आगे बातें होने वाली हैं अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। संरक्षण यानी कि संसाधनों के उपयोग, आवंटन और संरक्षण की एक नीति है। इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है प्राकृतिक जगत के स्वास्थ्य को बनाए रखना, जिसमें से मत्स्य, पर्यावरण और जैव विविधता शामिल है। इसका द्वितीय उद्देश्य है पदार्थ और ऊर्जा का संरक्षण, जिसकी प्राकृतिक जगत को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संरक्षण इन द सेंस दोस्तों बचाव करना, संरक्षण करना। सरल भाषा में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव जंतु का या अपने पर्यावरण का बचाव करना ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है दोस्तों। यानी हम किसी का भी संरक्षण करें यानी वो क्या कहलाता है? बचाव कहलाता है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे यानी कि इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं का कितना शिकार हो रहा है दोस्तों। अवैध शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो जा रही? नष्ट होती जा रही। तो दोस्तों इनका हमें संरक्षण करना है, इनका हमें बचाव करना है, इसका उपाय करना है। यही चीज है दोस्तों संरक्षण कहलाता है। तो दोस्तों अगर संरक्षण की बात की जाए तो जैव विविधता के संरक्षण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको क्या कहा जाता था? इन सीटू कहा जाता है दोस्तों। स्वस्थानीय संरक्षण यानी क्या कहा जाता है? इन सीटू संरक्षण दोस्तों। यानी कि जो दोस्तों प्राकृतिक, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। जैसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते किसको? आपके मन में ये उठता होगा कि स्वस्थानीय संरक्षण सर किसको कहते हैं? तो बहुत ही सरल भाषा में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि आपने एक जंगल में वहां पे आपने दोस्तों 4 शेर रख दिए। क्या रखिए? 4 शेर रख दिए, और 4 शेरों का आपने संरक्षण किया, और यानी कि चारों तरफ से कटीले तार और बांध दिए, सारी चीजों की व्यवस्था कर दी, पानी होनी सारी चीजों की व्यवस्था उनके लिए आपने कर दिया, और जंगल में ही उनका संरक्षण प्रदान कर दिया कि जैसे शिकारी उकारी इनका शिकार न कर सके दोस्तों। पर क्या होता है, आप आए दोस्तों और आपने देखा कि धीरे से क्या हुआ वहां पे, यानी कि आपने देखा तो वहां पे बचे कितने? एक ही शेर। कितने शेर बचे? एक ही शेर बचे दोस्तों। यानी एक ही शेर बचा, तो यानी कि आपने क्या किया कि वो वहां पे भी उनका बचाव नहीं हो पाया। तो यानी फिर आपने राष्ट्रीय उद्यानों में, वन्य जीव अभ्यारण्य में, जैव मंडल में, ये दोस्तों यानी कि आपने क्या किया? वहां पे उनका संरक्षण प्रदान किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संरक्षण, स्वस्थान संरक्षण होता है दोस्तों, यानी प्रकृति में ही, जैसे जंगल में ही उनको संरक्षण प्रदान। तो आपने सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी। क्या कर दी? जब देखा आपने कि भाई जो शिकारी हैं वो बहुत ही ज्यादा शिकार कर रहे हैं, तो आपने सिक्योरिटी और टाइट कर दी, और भी दोस्तों कटीले तार आपने वो कर दिए, और भी चीजें आपने वो कर दी, सारी चीजें टाइट कर दी, व्यवस्था और भी ज्यादा टाइट कर दी, कैमरा लगा दिया आपने। तो वो क्या हुआ दोस्तों? आपने उनको, जानवरों को वहीं पे स्वस्थान, उनके ही
स्थान पे यानी जंगल में ही उनको संरक्षण प्रदान किया, तो वो क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है दोस्तों। नाम से ही पता चल रहा है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसमें कि आपके क्या आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कई कई हमें देखने को मिलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इन सीटू कहलाते हैं दोस्तों। अब बात करें बाह्य स्थानीय संरक्षण की दोस्तों, यानी एक सीटू की बात की जाए बाह्य स्थानीय संरक्षण की दोस्तों, यानी आपने पहले उसको जंगल में ही मान लीजिए संरक्षण प्रदान किया, एक घोड़े को दोस्तों आपने क्या किया, जंगल में संरक्षण प्रदान किया, और उस घोड़े के ऊपर आप बचा नहीं पाए, 4 से 5 घोड़े थे, पर क्या हुआ, 4-5 घोड़े थे दोस्तों, जिसमें से आपने देखा कि भाई क्या हुआ, एक ही घोड़ा बचा। कितने घोड़े बचे, एक ही घोड़े बचे दोस्तों। उन घोड़ों का भी शिकार हो गया, यानी कोई उठा ले गया, चोरी कर ले गया। तो आपने क्या कहा कि अब आप दोस्तों उस घोड़े को कहाँ ले आए, अपने घर ले आए। कहाँ ले आए, अपने घर ले आए, और आपने वहां पे उसको संरक्षण प्रदान किया, वहां पे उसकी देख रेख की, उसके लिए बढ़िया घर और बना दिया दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये दोस्तों कृत्रिम संरक्षण हो गया। यानी कृत्रिम संरक्षण किसके द्वारा, आपके द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, आपके द्वारा बनाया गया संरक्षण क्या हो गया, कृत्रिम संरक्षण। बाह्य स्थानीय बाहरी स्थान पर संरक्षण आपने प्रदान किया, यानी कि आपने उसके लिए घर बनाया, हॉर्स घर बनाया। जैसे दोस्तों हम लोग चिड़ियाघर देखते हैं, चिड़ियाघर दोस्तों स्वयं मानव के द्वारा बनाया जाता है, स्वयं, यानी कि कृत्रिम परीक्षण होता है दोस्तों, वो कृत्रिम संरक्षण होता है दोस्तों। उसको अब हम जंगल तो कह नहीं सकते ना चिड़ियाघर को, पर बनाया उसी प्रकार से जाता है जिस प्रकार से खूब हरा भरा। आप देखते ही होंगे चिड़ियाघर, आपने गए होंगे आप लोग, तो वहां पे भी जानवरों को, और दोस्तों आपने जो मछली यानी एक्वेरियम होता है, मछलियों को जो आप लाते हैं अपने घर में पालते हैं, वो भी संरक्षण आप प्रदान करते हैं। वो सब क्या है, कृत्रिम संरक्षण है दोस्तों। पौधशाला हो गई, अनुसंधानशाला हो गई, ये सब क्या है, कृत्रिम संरक्षण है, जिसे कि आप स्वयं प्रदान करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, आप प्रदान करते हैं। और ये कौन सा संरक्षण होता है, ये स्वस्थान संरक्षण। आपने जंगल में ही उन्हें संरक्षण प्रदान कर दी, वहीं पे आपने उन्हीं के स्थान पर उन्हें संरक्षण प्रदान किया, यानी ये क्या हो गया, स्वस्थानीय संरक्षण, यानी सीटू हो गया। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एक सीटू कहा जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आया, बहुत ही सरल भाषा में, अगर पुस्तकीय भाषा में देखा जाए तो भी जान लीजिए। स्वस्थानीय संरक्षण की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित करना, यानी कि उसके प्राकृतिक पर्यावरण में ही जीव के, किसके, जीव के प्राकृतिक पर्यावरण में ही संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसके लिए प्राकृतिक अवस्थान स्थानों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, यानी जितना क्षेत्र है उसको घोषित कर दिया जाए कि भाई ये सरकार के द्वारा क्षेत्र आरक्षित किया गया है, या हमारे द्वारा क्षेत्र संरक्षित किया गया है, इसके अंदर शिकार करना मना है, इसके अंदर ये काटना मना है, सारी चीजें, पेड़ काटना मना है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, वेलेंटा मेगुर वनस्पति आदि आपने देखा होगा, वन अभ्यारण्य, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों। ये क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण है। अगर बात की जाए बहिस्थानीय संरक्षण की, तो बहिस्थानीय संरक्षण यानी जीवों का संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण सबसे अच्छा होता है, अतः प्राकृतिक रूप से किया गया संरक्षण अच्छा होता है। परंतु जब कभी इस प्रकार का संरक्षण संभव नहीं होता, तो वानस्पतिक उद्यानों एवं विशेष वृक्ष संग्रहण में बहिस्थानीय संरक्षण संभव होता है। इस प्रकार का संरक्षण पौधों में उद्यानों के रूप में, जबकि प्राणियों में चिड़ियाघर के रूप में किया जाता है। जैसे इनका मानना था दोस्तों, कहा कि भाई स्वस्थानीय संरक्षण तो अच्छा होता ही है, पर बाह्य स्थानीय संरक्षण जब स्वयं दोस्तों अपने रूप से हम संरक्षण प्रदान करते हैं, कृत्रिम संरक्षण जब हम प्रदान करते हैं, मानव स्वयं संरक्षण प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, बाह्य संरक्षण कहलाता है। यानी कि उसे क्या कहते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर आपने देखा होगा, एक्वेरियम देखा होगा, ये सब क्या है, बहिस्थानीय संरक्षण के दोस्तों उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सर आपने तो बता दिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा दोस्तों बताइए चिड़ियाघर कौन सा संरक्षण है दोस्तों। चिड़ियाघर आपसे पूछ लिया अगर कि बताइए कौन सा संरक्षण है, मछली घर कौन सा संरक्षण है, पूछ लेगा मछली घर कौन सा संरक्षण है, वन अभ्यारण्य कौन सा संरक्षण है, तो आप क्या बताएंगे, ये चिड़ियाघर, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण है। और दोस्तों वो क्या है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण है। और ये क्या है आपका, जो वन अभ्यारण्य होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। तो ये चीज है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे दोस्तों स्वस्थानीय संरक्षण पूछ दिया, 2 ठो दे दिया, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य कि बताइए स्वस्थानीय संरक्षण है, 2 एक इसमें दे दिया राष्ट्रीय उद्यान, 3 ये ऑप्शन दे दिया चिड़ियाघर, पौधशाला, अनुसंधान, बताइए इसमें संरक्षण कौन है, स्वस्थानीय संरक्षण कौन है, तो आप बताएंगे सर राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह से इसमें दे देगा बाह्य स्थानीय संरक्षण, चिड़ियाघर, पौधशाला, अनुसंधान और राष्ट्रीय उद्यान भी दे दिया इसी में।
अब पूछेगा आपसे कौन सा नहीं है वासस्थान संरक्षण, कौन सा नहीं है, तो आप बताएंगे सर राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण वासस्थान नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेगा दोस्तों, इसलिए इन सब चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें दी गई हैं अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो आर लेखपाल की। नेक्स्ट है दोस्तों जैव विविधता के प्रकार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी कलम लिए रहिएगा और नोट करते चलिएगा दोस्तों। बात हो रही है जैव विविधता के प्रकार की। तो जैव विविधता का अध्ययन प्रजाति, समुदाय और आनुवंशिकता के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित हुआ है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से विभाजित हुआ है दोस्तों। जैव विविधता को कितने प्रकार विभाजित किया है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा है? आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, सामुदायिक या परतंत्र विविधता दोस्तों। 1, 2 और 3 ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव विविधता के कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे सर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? आनुवंशिक विविधता है, प्रजातीय विविधता है, सामुदायिक या परितंत्र विविधता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या होती है आनुवंशिक विविधता, क्या होती है प्रजातीय विविधता, क्या होती है और सामुदायिक या परितंत्र विविधता क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनता है जैव विविधता में, तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है दोस्तों। आइए दोस्तों आनुवंशिक विविधता की अगर बात की जाए, आनुवंशिक विविधता पहले आप पुस्तकी ज्ञान अगर पुस्तकी वो देखा जाए दोस्तों, यानी कि समझा जाए सरल भाषा में, तो किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग जो कि आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होता है आनुवंशिक विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आनुवंशिक विविधता कहलाता है, यानी आनुवंशिकता उसका कारण होती है, उसकी विविधता का कारण क्या होती है? आनुवंशिकता होती है दोस्तों। तो वह विविधता क्या कहलाती है? आनुवंशिक विविधता कहलाती है दोस्तों। जैसे कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों आनुवंशिक होते हैं, जैसे आपके और हमारे अंदर माता पिता के कुछ लक्षण होते हैं जो आनुवंशिक कहलाते हैं, जिससे कि हम दूसरों से क्या होते हैं? अलग दिखते हैं। क्या होते हैं? दूसरों से अलग दिखते हैं, इसलिए ये कहते हैं आनुवंशिक विविधता कहलाते हैं। हमारे भाई साहब अलग दिखेंगे, वो मम्मी पढ़े होते हैं, हम पापा पढ़े कुछ और होते हैं, सिस्टर किसी और पे पड़ी होती है। तो ऐसे ही दोस्तों ये विभिन्नता दिखाते हैं कि हाँ ये अलग अलग है। और इसी तरह से दोस्तों जीव जंतुओं में विविधता अलग होती है। किसके? आनुवंशिक रूप से जो लक्षण दिन प्रतिदिन क्या होते हैं दोस्तों, यानी डोनेट होते रहते हैं जीन के माध्यम से। आप जानते हैं मैंने आपको बताया था गुणसूत्र के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से, जिससे कि इनका एक उदाहरण दोस्तों दिया था आपने अगर नाम सुना होगा लैमार्क जी ने। किसने? लैमार्क ने। आपने अगर लैमार्क महोदय का नाम सुना होगा दोस्तों, तो लैमार्क ने आनुवंशिक के रूप में जिराफ पे दोस्तों उदाहरण बताया था। किस पे बताया था? जिराफ पे बताया था कि जो पहले जिराफ था दोस्तों वो भी एक सामान्य पशुओं की तरह रहता था। जिस प्रकार से था वो भी, उसकी गर्दन उस पर पहले इतनी लंबी नहीं होती थी। उनका मानना था कि जो जिराफ की जो पीढ़ी थी, जैसे दोस्तों पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, पीढ़ी 3, पीढ़ी 4 ऐसे पीढ़ी होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। तो इनका मानना था कि जो पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी थी, वो भी सामान्य पीढ़ी थी। सामान्य जैसे कि आप जानवर देखते हैं सामान्य रहते थे, वो एकदम उसी तरह से रहते थे। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, दूसरी पीढ़ी आई कि फिर क्या हुआ, आसानी से वो जो नीचे घास ओस रहती थी, आराम से छोटे पेड़ होते थे, वो आराम से फूल पत्तियां घास ओस आराम से चल लेते थे। पर समय जैसे जैसे बदलता गया तो पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई, घास वो होते गए दोस्तों, फिर क्या हुआ, उनकी ऊंचाई बढ़े तो ये उचक के खाने लगे। जो जिराफ होते थे ये उचक के पेड़ पौधों को खाने लगे, धीरे धीरे और बढ़ा दोस्तों। तो इनकी गर्दन धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, बढ़ने लगी। फिर तीसरी पीढ़ी में और बढ़ती गई, तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुई, और बढ़ती गई। ऐसे ही जो होती है जिराफ की गर्दन क्या हुई, जब वो ऊंचाई पे खाना पकड़ने लगा, यानी खाने लगा दोस्तों, तो उसकी क्या हुई, गर्दन की ऊंचाई बढ़ती गई, लंबाई बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो उसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें स्थानांतरित होती गई दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी और भी गर्दन उसकी लंबी होती गई जिराफ की। क्या हुई, जिराफ की गर्दन और भी लंबी होती गई। अंत में क्या हुआ कि जिराफ अपनी समान स्थिति से अब इस स्थिति में आ गया कि उसकी गर्दन क्या हो गई दोस्तों, लंबी होने लगी। तो ये लैमार्क महोदय का मानना था कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता के कारण, उनका क्या था, आनुवंशिकता के कारण जो विभिन्नता दिखती है वो क्या कहलाती है, वो आनुवंशिक विविधता कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, आनुवंशिक विविधता कहलाती है। यानी कि आनुवंशिक विविधता एक जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी दोस्तों, किसके संबंधी, जीन संबंधी विविधता होती है। जो गुणसूत्र के माध्यम से जीन होते हैं दोस्तों हमारे अंदर प्रवेश करते हैं,
वो होती है, उसके कारण जो विविधता होती है वो क्या कहलाती है, अनुवांशिक विविधता कहलाती है। अनुवांशिक विविधता कम होने की दशा में जातियों में अधिक समानता पाई जाती है दोस्तों, ये चीज है। तो आप समझ चुके होंगे कि अनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जीन के माध्यम से या गुणसूत्र के माध्यम से जो विविधता हमारे अंदर पाई जाती है उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, अनुवांशिक विविधता कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अनुवांशिक प्रजाति विविधता। अब बताइए भाई प्रजाति विविधता क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यह विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली विविधता होती है। क्या होती है दोस्तों, यह विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली विविधता होती है दोस्तों। इसको समझने के लिए पहले प्रजाति विभिन्नता की बात अगर करी जा रही है, प्रजाति विभिन्नता की बात की जा रही है, प्रजाति विविधता की बात की जा रही है दोस्तों। प्रजाति विविधता की बात की जा रही है दोस्तों। तो प्रजाति विविधता को समझने के लिए पहले हमें जाति के बारे में जानना होगा दोस्तों। किसके बारे में, जाति के बारे में जानना होगा। आखिर जाति क्या होती है दोस्तों, जाति क्या होती है दोस्तों। जैसे आप एक गांव में रहते हैं दोस्तों, अगर आप एक गांव में रहते हैं तो सोचिए आपके गांव में कुत्ता भी होता होगा, बैल होता होगा, गाय होती होगी, भैंस होता होगा, बछड़ा होता होगा, और भी चीजें होती होंगी ना दोस्तों। एक ग्रामीण परितंत्र बता देते हैं हम, इसके ग्रामीण परितंत्र बना देते हैं दोस्तों। ये आपका ग्रामीण परितंत्र है दोस्तों। और ग्रामीण परितंत्र में आपके विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं, गाय है यानी भैंस है दोस्तों, बैल है, कुत्ते हैं, और भी चीजें, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, सारी चीजें हैं दोस्तों। यानी ये क्या है, ये पशुओं की एक विभिन्न प्रकार की क्या है, विविध प्रकार की जातियां हैं दोस्तों। क्या है, विविध प्रकार की जातियां हैं। क्या है, ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं दोस्तों। क्या है, सभी जातियां, भाई कुत्ते की है, भैंस की है, गाय की है, उनकी है, ये क्या, ये जाति है दोस्तों। ग्रामीण परितंत्र में आपने देखा ये विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की क्या है, जातियां। अब दोस्तों जानिए, अब इन जातियों में दोस्तों जैसे कि कुत्ते की जाति आपने देखा होगा, कुत्ता है, कुत्ते की जात कीजिए तो आपने देखा एक देसी कुत्ता होता है। गांव में क्या होगा, देसी कुत्ता आप सभी ने देखा होगा, किसी को दौड़ाया होगा तो कभी भूल भी नहीं पाए होंगे कि अरे भाई देसी कुत्ता बहुत खतरनाक होता है, रात में गांव देश में जाना है तो लाठी साथ में लेके जाना है, नहीं तो फिर दौड़ा लेंगे, फिर जानते रहिए। हाँ, देसी कुत्ता एकदम चैतन्य होते हैं, काफी तगड़े होते हैं दोस्तों। तो ये चीज है, देसी कुत्ते हो गए। पर आपने वहीं पे दोस्तों शहर में भी एक कुत्ता देखा होगा। क्या देखा होगा, शहर में भी एक कुत्ता देखा हो जाएगा। शहर में कौन सा कुत्ता देखा भाई, शहर में हमने देखा कई प्रकार के कुत्ते देखे। जर्मन शेफर्ड देखा, क्या देखा, जर्मन शेफर्ड देखा। शहर में जो दोस्तों आपने कुत्ते देखे, कौन कौन से कुत्ते देखे, कुत्ते की बात की जाए अगर शहर में तो आपने क्या देखा भैया, जर्मन शेफर्ड देखा, हाँ, लेब्राडोर देखा, हाँ, लेब्राडोर देखा, बुलडॉग देखा। तो ये दोस्तों जो थे ये क्या है, ये कुत्ते की प्रजातियां हैं। क्या है, ये जाति प्रजातियां हैं दोस्तों। यानी कि एक जात की विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न जातियां क्या कहलाती हैं, प्रजातियां कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं, प्रजातियां कहलाती, किस्में हैं दोस्तों। इसको आप सरल भाषा में कह सकते हैं जो किस्में हैं, ये क्या है, अलग अलग किस्में हैं कुत्ते की। क्या है, अलग अलग किस्में भैया, जर्मन शेफर्ड हो गया, लेब्राडोर हो गया और बुलडॉग हो गए, ये क्या है, किस्में हैं। जो जातियों की अलग अलग किस्में हैं दोस्तों वो क्या कहलाती हैं, वो प्रजातियां कहलाती हैं दोस्तों। और उन प्रजातियां विविधता का अध्ययन ही हम करते हैं, किसमें, परितंत्र में, जैव विविधता में दोस्तों अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत ही सरल भाषा में उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि प्रजाति विविधता किसी भी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्मों को बताया जाता है। विभिन्न क्या करते हैं, किस्मों को बताया जाता है दोस्तों। और भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा में क्या है, अधिक है दोस्तों। यानी अगर बात की जाए कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में ज्यादा है कि भौगोलिक प्रदेश में आप ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि भौगोलिक प्रदेश की अपेक्षा भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता क्या है, अन्य से ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, समुदाय में प्रजाति की संख्या क्षेत्र या स्थान का क्षेत्रफल भी सापेक्ष से बढ़ता है दोस्तों। तो ये चीज है, आप समझ गए होंगे कि प्रजाति विविधता क्या होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रजाति विविधता समझ गए होंगे। भारत की मानसूनी प्रदेश प्रजातियां जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है दोस्तों। ठीक है, और सबसे अधिक प्रजातियां जैव विविधता के भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वन में
पाया जाता है दोस्तों। अगर बात की जाए कि सबसे प्रजाति या जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। और हिमचादित तथा मरु प्रदेश में भी जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपके ग्रामीण विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ हो गया है महावजता पर। तो दोस्तों प्रजाति विविधता के बारे में आप जान गए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं सामुदायिक या परितंत्र विविधता दोस्तों। सामुदायिक या परितंत्र विविधता की बात की जाए दोस्तों, तो विश्व में विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं, जैसे घास का मैदान, पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील, मरुस्थल क्षेत्र, तालाब परितंत्र, टुंड्रा परितंत्र, ये आदि दोस्तों। यानी कि सभी दोस्तों विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं। तो इन दोस्तों इन एक समुदाय या जीव जंतु की बात की जाए और वनस्पति एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता दोस्तों क्या कहलाती है? सामुदायिक विविधता कहलाती है। अगर सरल भाषा में कही जाए तो यानी एक समुदाय के जीव जंतु दोस्तों, यानी कि एक समुदाय के जो जीव जंतु होते हैं और वनस्पतियां होती हैं, और दूसरे समुदाय के जो जीव जंतु होती हैं और वनस्पतियां होती हैं, उनके मध्य में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है दोस्तों? सामुदायिक विविधता या परितंत्र विविधता क्या कहती है? कहलाती है दोस्तों। जैसे जो एक समुदाय के जीव जंतु हो गए दोस्तों और दूसरे समुदाय के जीव जंतु हो गए, और उनके मध्य जो पाई जाने वाली विविधता होती है वो क्या कहलाती है? सामुदायिक परितंत्र विविधता कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। जैसे अगर सरल भाषा में बात की जाए दोस्तों, तो यानी कि गांव के कुत्ते हो गए दोस्तों, गांव के कुत्ते, और आपके शहर के कुत्ते, किसके? शहर के कुत्ते हो गए, सिटी के शहर के कुत्ते हो गए दोस्तों, शहर के डॉग हो गए। तो जो शहर के डॉग हैं और ये गांव के डॉग हैं दोस्तों, इनके बारे में यानी कि विभिन्न यानी कि विविधता के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, वही क्या कहलाता है? सामुदायिक परितंत्र। दोस्तों एक ही प्रजाति के यानी एक ही समुदाय के हैं कुत्ते, क्या हैं? एक ही जाति के हैं, क्या है? एक ही जात के हैं, पर इनके बारे में हम दोस्तों क्या करते हैं? अलग अलग अध्ययन के मध्य जो पाई जाने वाली विविधता है वो हम समुदाय विविधता या परितंत्र विविधता कहलाती है। उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाती है दोस्तों? मध्य पाई जाने वाली विविधता समुदाय विविधता या परितंत्र विविधता कहलाती है। ये ऐसे दोस्तों सरल भाषा में भी आप समझ गए होंगे। बाकी ये दोस्तों डिफिनेशन लिखी ही गई है कि एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति को मध्य पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या परितंत्र विविधता कहलाती है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। अब जैव विविधता का मापन दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि आखिर मापन क्या क्या होता है। जैव विविधता के मापन की बात की जा रही है दोस्तों। तो जैव विविधता का मापन का प्रथम प्रयास ब्रिटेन के पॉल विलियम्स ने किया था दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि बताइए जैव विविधता के मापन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो आप बताइएगा कि पॉल विलियम्स द्वारा किया गया था, तथा डिक्वेन राइट ने वर्ल्ड मैप नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित करके किया था। और जैव विविधता के मापन को कितनी भागों में कितनी विधियां हैं बात की जाए दोस्तों, तो इनकी 3 विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? 3 है। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। कितनी है? 3 है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनके बारे में भी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि क्या होता है अल्फा विविधता। तो दोस्तों जब अल्फा विविधता की बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रजाति की कुल संख्या दोस्तों, यानी कि अल्फा की बात की जा रही है, यानी संख्या की बात की जा रही, यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है। यानी किसी क्षेत्र में आपसे पूछा गया कि भैया बताइए प्रजातियों की संख्या कितनी है? प्रजातियों की संख्या कितनी है? प्रजातियों की संख्या कितनी है बताइए। तो यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है दोस्तों? संख्या की बात की जा रही है। किसकी चर्चा की जा रही है? संख्या की चर्चा की। अल्फा मापन यह पता चलता है कि प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं, बढ़ रही है कि घट रही है, इन सारी चीजों की संख्या के ही बारे में चर्चा की जाती है आपके किस में? अल्फा विविधता में दोस्तों। किसके बारे में? यानी संख्या के बारे में अगर बात की जाए कि हाँ भाई बताइए प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, तो वो क्या होगा आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें बात की जा रही है किसकी? अल्फा विविधता की बात की जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों बीटा विविधता की। बीटा विविधता वह है जो किसी भी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक यानी कि बनावट
किसकी बात की जा रही है? बनावट की बात की जा रही है, संरचनात्मक की बात की जा रही है, विविधता प्रकट करती है। जैसे दोस्तों आपके गांव में, आपके शहर में आपने देखा होगा जीवों की प्रजातियों की बहुत ही अलग अलग बनावट होती है। कुत्तों में ही देखा होगा आपने, कुछ कुत्ते होते हैं कि बहुत ही यानी बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, कुछ कुत्ते बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ कुत्ते मीडियम होते हैं, कुछ कुत्तों का मुंह बहुत ही बड़ा होता है, कुछ का बहुत छोटा होता है। तो उनकी शारीरिक बनावट क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। तो अगर उन्हें रखा जाए तो वो किसमें आएंगी? बीटा विविधता में आएंगी। किसमें आएंगी दोस्तों? बीटा विविधता में, क्योंकि इसमें क्या होता है? बीटा विविधता में प्रजातियों की संरचनात्मक बनावट यानी विविधता का प्रकट करती हैं आपके किसमें? बीटा में दोस्तों। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। अब बात की जाए जैसे कि आप दोस्तों आप सरल भाषा में अल्पा विविधता में तो संख्या की बात की जाती है, सरल भाषा में संख्या की बात की गई। और अगर कहा जाए कि बीटा में किसकी बात की गई तो बीटा में आप कह सकते हैं संरचना की। किसकी? संरचना की, यानी कि बनावट की दोस्तों। सरल भाषा में तुरंत ऐसे अपना शॉर्ट नोट जब अगर आप बना रहे हैं तो ऐसे ही याद करिए दोस्तों। यानी बीटा में की विविधता में किसकी बात की गई? जीवों की संरचना और बनावट की बात की, संरचना या बनावट की बात की गई। और अल्फा में आपका किसमें किया गया? संख्या की बात की गई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपके हिंदी विषयों का नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में नितिन सर के द्वारा। आइए उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब गामा की बात करते हैं दोस्तों। गामा विविधता के अंतर्गत गामा मापन एवं संख्यात्मक, संरचनात्मक एवं जलवायु परितंत्र का संपूर्ण मापन गामा विविधता कहलाता है दोस्तों। यानी सरल भाषा में कहा जाए कि अल्फा और बीटा दोनों का मापन जिसमें किया जाए वो क्या कहलाता है? गामा विविधता कहलाता है। यानी संख्यात्मक की बात भी की गई अल्फा में, संरचनात्मक यानी बनावट की बात की गई आपके बीटा में। यानी इन जलवायु परितंत्र का संपूर्ण मापन दोस्तों कहा जाए कि संपूर्ण मापन क्या कहलाता है? गामा विविधता कहलाता है। यानी इसमें संख्या की भी बात की जाएगी, संरचना की भी बात की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? गामा। बहुत ही सरल भाषा में, जिसमें यानी अल्फा और बीटा दोनों की बात की जाए वो क्या है? गामा पर विविधता है दोस्तों। बहुत ही विविधता है, सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। यानी गामा विविधता वह दर है जिस पर एक ही आवासीय प्रकार के विभिन्न स्थानों में भौगोलिक विस्थापितों के रूप में अतिरिक्त प्रजातियों का भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में आप सरलता पूर्वक समझ गए होंगे कि अल्फा विविधता क्या होता है, गामा क्या होता है, बीटा क्या होता है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जैव विविधता का महत्व। तो दोस्तों अगर बात की जाए जैव विविधता के महत्व की तो जैव विविधता का पृथ्वी पर जीवन का आधार है। क्या माना गया? जैव विविधता को पृथ्वी पर जीवन का आधार माना गया दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से जीव जंतु वनस्पतियों पे हम आश्रित हैं उसी प्रकार से वो हमारे ऊपर आश्रित है दोस्तों। अगर हमारा अस्तित्व समाप्त होगा तो उनका भी अस्तित्व निश्चित है समाप्त हो जाएगा। अगर उनका अस्तित्व समाप्त हुआ तो हमारा भी अस्तित्व स्थापित नहीं रहेगा दोस्तों, निश्चित ही हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यह पृथ्वी पर पर्यावरण और मानव के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि हमारे पर्यावरण या एनवायरमेंट के लिए और मनुष्य यानी मानव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य इतिहास। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि आपके कंपटीशन में बहुत ही आवश्यक है दोस्तों अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों इसलिए प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए और अपने क्वेश्चन बैंक और टाइम मैनेजमेंट को और भी अच्छा करते रहिए। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो लाइक शेयर मत करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट जरूर करिएगा। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों, तो चीज़ें गलत निकल जाती हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फास्ट हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, और मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता दी और जय हिंद दोस्तों।